नमस्कार दोस्तों, साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा का विषय है साहित्य और आजकल का दौर। इस दौर में साहित्य का महत्व क्या है और युवाओं में इसकी जागरूकता कैसे बढ़े, इसी पर आज की चर्चा रखी जा रही है। हमारे साथ भीलवाड़ा के, राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार, गजलकार, लेखक और अब पुस्तकों के प्रकाशक भी है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी, जो कि बहुत ही अच्छे शिक्षक भी रहे हैं, पुस्तकों के लेखन में भी रहे हैं, पाठन में तो है ही, और अब प्रकाशक भी है। प्रणाम सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तो अवधेश जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे सबसे पहले तो कि आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि आपने अब तक कितना अचीव किया है, कितना आपके पास ज्ञान। नमस्कार विश्वास जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं वैसे मुझे एक्टिंग का कोई खास परिचय नहीं है, मैं छोटा सा विद्यार्थी हूँ हिंदी का। कुछ विद्यार्थी मेरे निर्देशन, लगभग 11 विद्यार्थी मेरे निर्देशन में पीएचडी के शोध कार्य संपन्न कर चुके हैं। 12 से 15 पुस्तकें मैंने प्रकाशित की है कुछ, और मेरा जो मेन काम रहा है दुष्यंत कुमार के बाद में हिंदी गजलों पर। 1975 के बाद में हिंदी गजलों पे काम नहीं हुआ, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि उसके बाद मैंने हिंदी गजलों पर कुछ काम करने का प्रयास किया है एक विद्यार्थी की तरह। सर, जमाने को आप देख रहे हैं बदलते हुए, चारों तरफ सोशल मीडिया, रील्स और इस तरीके का माहौल है जहाँ पे युवा बिल्कुल उसी में ही लीन रहते हैं। उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए साहित्य की तरफ उनको कैसे ले जाया जाए, कैसे रुझान लाया जाए और उनके लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, कैसे समझाया जाए, इस पे थोड़ी सी आप रोशनी। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास जी, मैं आपको बताऊं, दौर वही है, लोग नए। अगर साहित्य की बात करें तो आज अगर ये मीडिया कर्मी या हम समझे कि सोशल मीडिया वगैरह, आप उसमें देखिए कि वो जो कंटेंट होता है वो क्या है, ये तो साहित्य ही है। अब वो आज से पहले के दौर में जब हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं थे, उस वक्त भी साहित्य था कि अगर आपको बहुत ज्यादा नेम और फेम चाहिए, आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य की समझ रखनी चाहिए। आपको इस मीडिया के दौर में आपकी पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जो लोग पॉपुलर हैं उनके पास जाकर देखें, वो 24-24 घंटे लिटरेचर पर काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, पुस्तकों का जो योगदान है जी अब तक का जी, क्योंकि इससे पहले, सोशल मीडिया से पहले तो सभी पुस्तकों का ही अध्ययन होता था जी, तो पुस्तकों के माध्यम से ही साहित्य को समझा और समझाया जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में पुस्तकों का कितना योगदान हो सकता है, कितना महत्व रह गया है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार और प्रासंगिक प्रश्न है सर। आपको मैं बताऊं सर, समय अपने आप को दोहराता है। पुस्तकें है क्या, पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या हम कागज के पन्नों को ही पुस्तकें कहते हैं? कागज के पन्ने को पुस्तक की श्रेणी में रखना तो ठीक है, पुस्तक ही कह पाना, या जो हम आजकल टैब में, टैबलेट्स में, लैपटॉप में, या फिर जो अध्ययन सामग्री हमने रख रखा है, क्या वो पुस्तक की श्रेणी में नहीं आते? वो भी पुस्तक ही है, बशर्ते वो डिजिटल है और ये फिजिकल है। तो वहां आप किसी भी समय जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, जबकि पुस्तक के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव हो जाता था जब तक के मतलब वो समाप्त ना हो जाए उसका एक पूरा अध्याय। बिल्कुल तब तक एक वो रस बना रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रस यहाँ पर थोड़ा कम प्रतीत होता है कि आप कभी भी जब, उसकी वजह क्या है? सुलभ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह क्या है विश्वास जी, कि हम बदलाव को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो सरलता से कठिन की ओर, कठिनता से सरलता की ओर आप जाते किधर है? आप डिजिटल, आपके मोबाइल में आपकी पुस्तक है और एक हाथ में पुस्तक है, वही रामधारी से दिनकर की या जयशंकर प्रसाद की या हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, जितने बड़े अच्छे, उनकी पूरी की पूरी किताब आपके मोबाइल में है और एक पुस्तक के तौर पे आपके हाथ में है। पढ़ने की इच्छा किसकी हुई?
आप ये देख आप जब एक बार पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपकी आंखों पे वो उसकी रेटिना पे आपका असर पड़ेगा ना ही। अच्छा, कुछ टाइम बाद पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें दर्द करने लग जाती है, कुछ टाइम बाद आपको लगने लग जाता है कि अच्छा, तो फिर समझे कि उससे लिटरेचर का हनन हो रहा है, वो कितना अच्छा साहित्य लिखा है व्यक्ति ने, और उसको फिर हम धीरे धीरे परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुस्तकों को निरंतर रूप से पढ़ते रहते हैं। समाचार पत्रों की बात करते हैं जी, एक तलब होती है जी, कई लोगों का, मुझे लगता है कि प्रत्येक परिवार का एक अंग है विशेष। बिल्कुल। और समाचार पत्र आज सोशल मीडिया पर, फोन पर भी उपलब्ध है जी, लेकिन वो एक पन्ना पलटना जी चाय की चुस्कियों के साथ, वो कभी स्थान ले पाएगा सोशल मीडिया उसका? वो जो रस वहां है। सर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके बर्थडे पर घर पे आपके पास कितने केक आए, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से कितने केक आए, और कौन सा खा पाए हैं? खा पाएंगे वही जो घर पे आया है। इसका मतलब क्या है? बाकी आभासी दुनिया। बाकी आभास होना और होना, इन दोनों में अंतर है। साहित्य आपको आभास नहीं करवाता है, आपको रसपान करवाता है। क्या बात। पुस्तक अगर लेकर आप पढ़ेंगे तो जो संतुष्टि आपको वो मिलेगी, और उसको पन्ना पलटने में जो आनंद आएगा, और वो जो आप लेकर एक एक चीज देखेंगे और उसमें जो आप उसकी समीक्षाएं लिखेंगे, उसके अंदर आपके अंदर जो आपकी इंद्रियां कौन सी काम करेंगी। देखिए, आपके हाथ काम कर रहा है, आपकी चक्षु काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, यहाँ तक कि देखने वाला आपको डिस्टर्ब करने से पहले सोचेगा। देखिए, एक छवि की बात भी होती है। जब आपके हाथ में पुस्तक होती है तो कोई आदमी अगर दूर से देखता है तो उसके मन में आता है, यार कोई अच्छा व्यक्ति है जो पढ़ाई कर रहा है। मोबाइल होगा, भले ही आप बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये लगेगा शायद रील देख रहा है, या एक छवि की बात। अवधेश जी सर, एक छोटा सा सवाल जो कि बहुत ही आजकल महत्वता रखता है, वो ये कि प्रकाशन आपने शुरू किया है पुस्तकों का। जी, अभी आपने कुछ देर पहले पुस्तकों का बहुत ही अच्छी परिभाषा आपने दी, जो कि प्रासंगिक है। प्रकाशन किस प्रकार से चलाया जा सकता है आज के इस दौर में, जहां पर सब फल की इच्छा के लिए काम करते हैं? पुस्तकों के दौर जैसे हमने बहुत सारी प्रकाशन व्यवस्थाएं देखी है, कंपनियां देखी है, उनकी कार्यशैलियां देखी है, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक उस कगार पे आ गए हैं कि जैसे गीता प्रेस बहुत ही बड़ा एक नाम हुआ करता था, आज भी है जी, लेकिन अब उसकी पुस्तकों का अध्ययन करना, उसका सारा सेल खरीदना, व्यापार करना, उसके लिए भी एक बड़ी समस्या और चुनौती बनता जा रहा है जी। आप इस प्रकाशन के क्षेत्र में आकर क्या प्रभाव डालेंगे, या क्या आपका उद्देश्य है? बिल्कुल विश्वास जी, मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। आपने जिनका उदाहरण दिया है, निश्चित रूप से एक बच्चा जो है जन्म लेता है, किशोर होता है, युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, और एक समय बाद नहीं रहता है। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक संतति। अब कोई प्रकाशन उस दौर में खुला था तो उसको एक समय के बाद जाना ये तय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नए प्रकाशन हो नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा एक बताऊं कि दुबई में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकों का एक एग्जीबिशन लगता है। तो आप ये समझे कि विश्व के लोग लिख रहे होंगे तभी लग पा रहा है, और दुनिया भर के लोग उस पुस्तक मेले में जाने को, वहां उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को, आज के दौर की बात बता रहा हूं, अपनी सबसे बड़ी प्रासंगिकता मानते हैं आपको। तो ये चीज कहना कि कभी दो, एक बात हो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता के, तो विश्वास जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुस्तकें होना एक पुत्र होने के बराबर होता है। जिस प्रकार हमारा जो पुत्र होता है वो हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है, हमारे संतति को आगे बढ़ाता है, वैसे ही एक पुस्तक रचनाकार के नाम को कंटिन्यू निरंतर तौर पर आगे बढ़ाता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी अगर 13वीं 14वीं शताब्दी में रामचरितमानस नहीं लिखे होते, तो आप बताएं मुझे कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी को आज कौन पढ़ता, कौन जानता?
आज तो दौर ऐसा है विश्वास जी कि हम हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम नहीं जानते। ठीक। ईमानदारी की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई रचना धर्मिता अगर की होती तो किसी लाइब्रेरी में वो जीवित रहते। अगर जब भी हम आज मैं जब क्लास में जाता हूँ और कबीर मीरा तुलसी रसखान पढ़ाता हूँ तो वो जीवित हो उठते हैं ऐसे। तो एक बात तो ये है कि मेरे प्रकाशन खोलने का एक मकसद ये था कि मैं उनको जीवंत कर सकूं जो थोड़ी सी भी रचना धर्मिता अपने अंदर रखते हैं, जो थोड़ी सी भी ये बात रखते हैं कि उनमें लिखने का मादा है। बहुत ही सुंदर बात वार्तालाप हो रही है डॉक्टर साहब आपके साथ और खूब सारा ज्ञानवर्धन भी हो रहा है साहित्य के प्रति। हमारे को जितना ज्ञान हमारे पास था उससे आज बढ़ोतरी हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ आज चर्चा हो पा रही है। इस अच्छे विषय पर एक सार्थक चर्चा हो पा रही है। मेरा अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि साहित्य बिना भाषा के तो संभव नहीं और भाषाई शुद्धता धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। उसमें कई मिलावटें होती रहती है। हम हिंदी में अंग्रेजी को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे जो हम अनचाहे तरीके से उर्दू के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो मिक्सअप हो जाता है भाषाओं का जो सम्मिलन होता है, ये कहाँ तक सही है? शुद्धता कहाँ तक उचित है और ये जो मिश्रण होता है ये कहाँ तक ठीक है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? विश्वास जी, एक बात मैं निवेदन करूं कि जो हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं। अच्छा। हिंदी शब्द अरबी फारसी से, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदी शब्द आया है और सैको है कहने की प्रवृत्ति की वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदी यानी सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, अपने सड़क को हड़क कहते हैं ना अपन राजस्थानी भाषा मारवाड़ी में। तो सैको है कहने की प्रवृत्ति नहीं। अच्छा, अब हिंदी क्या है ये समझे। हिंदी विभिन्न भाषाओं का एक गुलदस्ता है। हिंदी में आप उर्दू भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, जापानी भी बोलते हैं, चाइनीज भी बोलते हैं। चाइनीज, अब देखो चीनी शब्द है कि साहब चाय में कितना चीनी लेंगे तो चीनी कौन सी भाषा का शब्द है? चाइना का। रिक्शा एक शब्द है जो जापानी भाषा से आई है। एलमीरा कितने जने बोलते हैं? सब आलमारी बोलते हैं। तो आलमारी शुद्ध शब्द नहीं है, एलमीरा शब्द है। वो पुर्तगाली का शब्द है, दूसरी भाषाओं का शब्द है। हमने ऐसा, जैसे टेबल है, कुर्सी है, चश्मा है, अब ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है बहुत सारे। ठीक है, टेबल, अब टेबल को आप और क्या बोलोगे? हाँ, मेज। मेज जो शब्द है वो हिंदी का है क्या? नहीं बात। तो हम हमारा दिमाग इधर नहीं लगना चाहिए। जब हमारा इधर दिमाग लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, सृजन नहीं कर पाते क्योंकि हम भाषाई के द्वंद्व में उलझ जाते हैं। अगर मैं कोई भाषा बोल रहा हूं और आपके समझ में आ रही है तो मैं समझता हूं मेरे बोलने की प्रासंगिकता होगी, आपके सुनने की प्रासंगिकता। अब उसमें आप बैठकर उर्दू के अल्फाज आप छांटते रहे, अंग्रेजी के छांटते रहे, या उससे क्या होगा, रचना धर्मिता मरती है। अब देखिए, परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख तरीके के जीव जानवर है? और उन सबको ईश्वर ने कंठ दे रखा है, लेकिन और उस कंठ में ध्वनिया भी है, लेकिन भाषा सिर्फ मनुष्य के पास है। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भाई भाषा सिर्फ मनुष्य के पास है। बाकी सबके पास क्या है? बाकी सबके पास सिर्फ ध्वनिया है, सिर्फ ध्वनिया है। और ध्वनि को भाषा में परिवर्तित करने का काम मनुष्य ने ही किया है। और क्यों किया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मूक भाषाएं भी है, यानी कुछ न रहकर, कुछ न बोलकर भी समझा देना। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव की सिंधु में बतासा है, और मर्म की बात होठों से न कहो ए दोस्त, मौन ही भावना की भाषा है। क्या बात है, बहुत। हम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जितना हम बोलकर नहीं कह पाते उतना हम चुप रहकर भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक भाषा है, एक भाषा की यात्रा है। तो उसकी यात्रा के दौरान पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर बाद में अपभ्रंश के बाद में अनेक प्रकार के अपभ्रंश आए, उसके बाद में शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी निकली। अब हिंदी की अपनी यात्रा है। अब अंग्रेजी
का प्रादुर्भाव हुआ, हमें भाषाओं से कोई आपत्ति नहीं है सर। भाषाएं कोई भी हो, भाव अनुटो चाहिए भाषा को हो। यानी आप जो कहना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उसका भाव महत्वपूर्ण है। भाषा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बच्चे की तोतली बोली में जो एक सौंदर्य होता है, मिठास होती है, वो हो सकता है किसी के बड़े विद्वान आदमी के विद्वता में न हो। बिल्कुल ठीक। बहुत तो हम उससे विद्वता से तुलना तो नहीं कर सकते। भाषाएं जब आप लिखते हैं तो भाषाओं की शैली, भाषाओं का लेखन आपके बौद्धिक स्तर को दर्शाता है कि आपने कितना अध्ययन किया है, आपके पास भाषाओं के शब्दावलियों का कितना ज्ञान है। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूं कि आप अगर अपने जीवन में देखें तो सामान्य तौर पर रोज एक दिन आप बैठकर, जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, एक दिन आप कागज पेन के साथ बैठे, सुबह से शाम तक आप नोट करें कि कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आप 500,000 शब्दों से ज्यादा का उपयोग करते ही नहीं है आम बोलचाल भाषा रोज। तो जब आपने अपनी भाषाई क्षमता को बढ़ाया ही नहीं, वो कि वही शब्द का हमेशा प्रयोग करते हैं, तो आप कैसे आशा कर पाएंगे कि आपकी जो प्रस्तुतिकरण है वो बढ़ पाएगी। शब्दकोश होना अनिवार्य। शब्दकोश होगा ही नहीं तो आप कैसे लेखन कर पाएंगे, कैसे दूसरी बातें कर पाएंगे। शब्दकोश रोज एक, अगर हमें बचपन में आपको ध्यान है मीनिंग सिखाई जाती थी, बोले साहब 5 मीनिंग याद करके आना है। क्यों, क्या जरूरत थी उसकी? उससे अंग्रेजी आ जाएगी इसलिए। तो वो की वही बात हिंदी का भी लागू करके देखिए। आपको अगर अपनी भाषा में अगर धार चाहिए, रोज आप 5 नए शब्द को चयन करें और 5 नए शब्दों का प्रयोग करें। और मैं बताऊं, आप कभी मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ें। एक लोकोक्ति बनने में पूरा जीवन लग जाता है था, और उन्होंने एक लाइन लिखी है ना, और वो लिख के चले गए। आज हम कितने बड़े सौभाग्य कि उनका पूरा जीवन हम एक किताब के अंतर्गत एक लाइन में पढ़ पा रहे हैं। उनके पूरे जीवन का अनुभव हम एक लाइन में हम पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया था। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लिखा। हमारे मारवाड़ी में कहा तो डोगरी तो मर गई और यमराज घर को गेलो जानी गई। अब ये जो बातें हैं वो यूं ही तो नहीं निकली होगी, जीवन का सार है। सार है। तो हमें जो लोकोक्तियां पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, या भाषाई क्षमता अगर आपको बढ़ानी है, लेखन करना है, तो आपको आपके पास शब्द की समृद्धता तो होनी चाहिए। और शब्द ये मायने नहीं रखता है। देखिए हमारे यहाँ पे एक कहावत है, कठिन होना सरल है और सरल होना कठिन है। अगर आप नए नए रचनाकारों को देखेंगे तो बहुत टिपिकल, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा जिनको आपने, तो आप समझ जाएंगे ये व्यक्ति नया है, इसकी दौलत नहीं। और बहुत मंझा हुआ व्यक्ति होगा, उनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो इतना सरल होगा, इतनी छोटी छोटी बातें होगी, है ना, इतनी अच्छी, मतलब आपको लगेगा यार ये बच्चों की बातें लिख रखी है इसने। तो सरल होना कठिन है। तो शब्द का भारी भरकम और बिल्कुल संस्कृत निष्ठ और विद्वता वाले शब्दों का प्रयोग करने की कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पाठक कम होंगे, चुनिंदा हो जाएंगे। रचना धर्मिता तो साधारण लोगों के लिए होती है। आपने कुछ चीज लिखी है, आपका रिक्शा वाला अगर गीत गा रहा है, आपके गायन को गा रहा है, ए भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे। काव्य रचनाएं नीरज जी ने लिखा है, तो आप ये समझे कि क्या वो एक विद्वान व्यक्ति नहीं समझ सकता, एक रिक्शे वाला भी समझ रहा है हर। तो आपका लेखन जो है बिल्कुल सरल होना चाहिए और बिल्कुल कोमल अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, सकारात्मक संदेश हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही विजय जी। जीवन चिंतन आपका पूरा जो जीवन का जो सार है, साहित्य के प्रति जो आपका प्रेम है, लगाव है, उसको आज हमने बहुत ही खूबसूरती से जाना और समझने का प्रयत्न किया। सर जाते जाते डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल जो कि हमारी इस जन्मभूमि यानी कि राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से जुड़ा हुआ है जी। यहाँ भीलवाड़ा में
यूं तो कला मर्मज्ञ भी बहुत है, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, गजलकार भी हैं, नाटककार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, नृत्य से संबंधित विद्वान हैं। बहुत सारी संपत्ति है भीलवाड़ा के पास, बिल्कुल। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक दौर में पनप गए। वो दौर था बिना सोशल मीडिया का, जहां पे लोग कर्म करने में विश्वास रखते थे, काम करना अनिवार्य होता था नृत्य के प्रति। जैसे नृत्य वाले हैं तो अभ्यास करना एक अनिवार्य रिहर्सल होती थी, नाटक वाले रिहर्सल करते थे। अब जो स्थितियां नए कलाकारों के साथ आ रही है वो ये है कि फेमस होना चाहते हैं, जल्दी प्रख्यात होना चाहते हैं, और प्रख्यात होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी प्रकार की। जैसे हमने शुरुआती तौर पर बात की, अश्लीलता भी एक उसमें सामग्री परोसी जा रही है और उसमें कोई गुरेज नहीं कर रहा। ठीक बात। कोई उसमें संकोच नहीं कर रहा। ठीक बात। भीलवाड़ा के संदर्भ में कहा जाए तो अभी हम बहुत ही अच्छे स्वच्छ काल में जी रहे हैं, जहाँ पे कला को थोड़ा सा बल दिया जा सकता है, समृद्ध किया जा सकता है। कि भीलवाड़ा की कला को और समृद्ध करने की कोशिश किस प्रकार से की जा सकती है, क्या और उपाय किए जाएं, क्या सुधार हो सकते हैं, और कहाँ आप किस स्तर पर अभी इस वक्त भीलवाड़ा को साहित्य और कला के क्षेत्र में देखते हैं? देखिए विश्वास जी, जहां तक मेरा भीलवाड़ा की कला जगत के विचारों को लेकर भीलवाड़ा बहुत समृद्ध, बहुत उर्वरा वाली जमीन है। हम अच्छे से इस कला जगत को पुष्पित कैसे कर पाए, पल्लवित कैसे कर पाए? क्या हमें एक प्लेटफॉर्म पे सारी ही विधाओं को आना चाहिए, या अपना अपना डबली अपना अपना राग बजाए कि सब मैं तो सब साहित्य हूँ, मैं तो मेरे क्या लेना देना नाटक से, या यूं करें? यह कला है तो कला का मतलब सबका सम्मान करे। कला होती क्यों है? साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु कुछ विषाणहीनम। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति है वो क्या व्यक्ति है? व्यक्ति है ही नहीं। वो तो एक मशीन है। बांस और गन्ने का फर्क। बांस और गन्ने का फर्क। तो रसानुभूति को अनुभव ही मत करो, अनुभूति भी करो। बहुत ही सुंदर वार्ता और चर्चा रही अवधेश सर आपसे, और इस चर्चा से निश्चित ही कुछ और नए समाधान और कुछ और नई आशाएं जगेगी। और इस कला जगत में, साहित्य जगत में आपने जो अपने ज्ञान का प्रकाश डाला है आज, वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभावी रहा है। आपके इस अमूल्य योगदान और इस अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ और आपका बहुत बहुत एक बार बहुत आभार। तो दोस्तों, मित्रों, सहभागियों, सहपाठियों और सहयोगियों, आप सभी को ये चर्चा कैसी लगी, और आपके जो भी और भी आप जो कहना चाहते हैं कमेंट में कह सकते हैं। कोई बात का मुद्दा उठाना चाहें, विषय पर बात करवाना चाहें, तो हम ऐसे ही आपके सामने और प्रस्तुत होंगे अच्छी स्वस्थ चर्चा के लिए। आपने इतना अमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।